आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉस्को में इंडियन कम्युनिटी को संबोधित किया है और उनके काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे उनके स्पीच में। एक तो उन्होंने कहा कि यहाँ के जो कम्युनिटी इंडियन कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो राजदूत हैं और उन्होंने कहा कि उनके थर्ड टर्म में भी रूस और भारत के बीच में जो संबंध है वो बढ़ते जाएंगे और ज्यादा जो है मजबूत होंगे। हमारे साथ है मनीष कुमार, वाइस चेयरपर्सन है मॉस्को चेंबर ऑफ कॉमर्स के। सर ये बताइए कि थैंक यू हमसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री का जो स्पीच था उसमें बिजनेसमैन के लिए, इंडियन कम्युनिटी के लिए आपको क्या दिखाई पड़ा? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी की मैंने जो जितनी भी पूरी स्पीच सुनी और कल की जो हमने फुटेज देखी थी, देखिए एक तो तय बात है कि हमारे प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत ही पर्सनल रिश्ते हैं, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी दिखता है और हम ये देखते हैं। बट हमारे व्यापार में जो है ना, ये चीज़ें दिखती नहीं है, क्योंकि हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है। बट व्यापार जो है अभी क्या है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से हिंदुस्तान अभी ऑयल एंड गैस खरीद रहा है, तो उसके हिसाब से $46 बिलियन का हमारा व्यापार है। बट आज के उनके भाषण में हमने व्यापार के लिए विशिष्ट कुछ नहीं सुना, मतलब अलग से कुछ नहीं सुना। जो हमें समझ में आया कि हमारी मित्रता बहुत ही अच्छी चल रही है। बट मुझे लग रहा है आज के शिखर सम्मेलन में ये मुद्दे उठाए जाएंगे और जो 2-3 मुद्दे जो सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो हमारे हिसाब से और हम अपने चैम्बर की तरफ से बहुत बार हम लोग उसको उठाते रहे हैं। पहली चीज़ तो जो भारत ने चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट किया है, पहले भी इन्वेस्ट किया था, बीच में ये काम रुक गया था, अभी फिर से उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। तो इसमें अमेरिका का अपोज भी था, बट सारे सैंक्शन को अवॉइड करते हुए इंडिया ने इसको इन्वेस्ट किया है। और ये चाबहार पोर्ट को एक्टिव करने के लिए रूस ने ईरान के अंदर जो रेलवे है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट रूस कर रहा है। तो जैसे ही वो रेलवे ट्रैक पूरा होता है तो हमारे मुंबई बंदरगाह से रशिया के आस्ट्राखन पोर्ट तक सिर्फ 12 से 15 दिनों में सामान पहुंच पाएगा। और उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो ये है कि 3 देश, भारत, रूस और ईरान, ये पूरे रूट को सब्सिडाइज करें एटलीस्ट 40% तक। इसका रीज़न क्या है कि जो भारत के अभी जो ट्रेडिशनल रूट है वो है नोवोरोसिस पोर्ट, जो ब्लैक सी पोर्ट है, दूसरा व्लादिवोस्तोक पोर्ट जो हमारा फार ईस्ट पोर्ट है। इन दोनों पोर्ट पे जो अभी के जो रेट हैं माल ढुलाई की, वो $2,400-2,500 के आसपास है, जो ईरान की तरफ से 4,500। वो इसलिए है कि इस रूट पे अभी इतने कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। तो इसमें बहुत सारे इशू हैं। एक तो ये इशू है, दूसरी इशू की इसकी इंश्योरेंस। देखिए, भारतीय कंपनियां तभी अपना माल भेजेंगी जब इसका इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस नहीं है तो वो कैसे माल भेजेंगे? कुछ फार्मा कंपनियों ने कोविड के टाइम में ये रूट यूज किया था, उनके सामान खराब हो गए, कोई गारंटी लेने वाला नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम है मल्टी मोडल डॉक्यूमेंट्स की। वो इसलिए कि ये एक डॉक्यूमेंट पे सारे कस्टम के प्रोसीजर होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही इंडियन बैंक ईरान का पोर्ट देखते हैं तो वो निगोशिएट करने से मना कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये 3 इशू हो गए जो सबसे। यहाँ पे जो पेमेंट्स का जो इशू है उसके अब बारे मैं में उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। जो सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी आज की डेट में जो ज्वलंत मुद्दा है, देखिए लॉजिस्टिक तो एक है ही है, सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है वो ये कि जो 2-3 रूस के बड़े बैंक इंडिया में काम कर रहे हैं, वो रुपीज़ में, वो फुल्ली आरबीआई के लाइसेंस के अंडर में काम कर रहे हैं, वो पूरे पैसे रुपीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बावजूद भी आरबीआई की कोई नोटिफिकेशन नहीं है, इसके बावजूद भी इंडियन बैंक रूसी बैंक के रुपये नहीं लेना चाहते हैं। रीज़न ये है कि रूसी बैंक एसडीएन लिस्ट में है, अमेरिकन लिस्ट में, बट इनसे हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, तो पर इसमें सरकार क्या कर सकती है वो भी? हाँ। वही मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए, अभी जब ईरान से हम लोग ऑयल खरीदते थे तो हमने यूको बैंक को अप्रूव किया था इस टाइप के सैंक्शन वाले सारे ट्रांजैक्शन करने के लिए। सेम तरीके से हम लोग आज की डेट में भारतीय सरकार रूसी सरकार के साथ मिलके इंडिया के किसी 1 या 2 बैंक को अप्रूव करे जो इस टाइप के ट्रांजैक्शन को अपने थ्रू करे। जो कि हमें व्यापार में क्या इशू आती है कि रशियन कंपनी जब पेमेंट करती है तो हमारे बैंक मना कर देते हैं। लेट्स से आईडीबीआई बैंक, हमारे खुद की कंपनी के अकाउंट है, उन्होंने मना कर दिया, नहीं जी हम आपकी ये क्लियर नहीं करेंगे। देखिए, एक्सपोर्ट के बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, बैंक में वी हैव टू क्लियर द बीआरसी, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, दे आर नॉट क्लियरिंग इट। जस्ट सिंपल, नो लॉक, नथिंग रिटन, सिंपली वी विल नॉट डू इट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम द रशियन बैंक। देखिए, आप कितनी भी व्यापार की बात कर लें, शिखर सम्मेलन कर ले, लेकिन व्यापार तो हमें ही करना है ना, जो व्यापारी लोग हैं उन्हें ही करना है। अगर उनको ये सुविधा नहीं मिलेगी तो वो व्यापार नहीं कर पाएंगे। सर, ये रूपी रूबल ट्रेड के बारे में भी जो बात हो रही है उसमें क्या हिकअप्स आ रहे हैं? देखिए, उसमें सबसे बड़ा हिकअप है ट्रेड इम्बैलेंस, सबसे बड़ा हिकअप है। देखिए, होता क्या है ना कि ये जो शूटअप हुआ है ट्रेड का, हम देख रहे हैं यार रशिया इंडिया के बीच में ट्रेड
10 था, फिर 20 हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया। उसमें से अगर हम पेट्रोकेमिकल को हटा दें तो फिर वही है। देखिए चाइना के साथ हमारा ट्रेड है 200 बिलियन, रशिया का 200 बिलियन डॉलर। इंडिया के साथ टोटल ट्रेड है अराउंड 60 बिलियन डॉलर। 60 बिलियन में जो इंडिया का एक्सपोर्ट को आप सिर्फ देखिए तो इट इज स्टिल अराउंड 2.5 बिलियन डॉलर। तो देखिए जब तक ट्रेड इम्बैलेंस रहेगा तो कोई भी दो करेंसी की हेजिंग नहीं हो सकती है। आप समझ गए ना, जैसे यहाँ मॉस्को के जो एक्सचेंज में रूबल रुपी ट्रेड होना चाहिए, रूबल रुपी जैसे युआन और रूबल का ट्रेड हो रहा है, तो मेरे हिसाब से और हमारे सारे व्यवसायी लोगों की तरफ से और जितने भी बिजनेस कम्युनिटी है उनकी तरफ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रूबल और रुपी की ट्रेडिंग हो एक्सचेंज में, जहाँ पे ऑफिशियली लोग जा करके रूबल खरीद सकें, रुपया खरीद सकें, जिसके लिए अभी हमें डिपेंड होता है किसी बैंक पे।